आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल अहमद चौधरी ने एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, सभी 33 टेररिस्टों को जहन्नुम भेज दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान 4 फ्रंटियर कोर्प्स के जवान शहादत पा गए और 26 पैसेंजर ऑपरेशन से पहले ही टेररिस्ट ने शहीद कर दिए। उन्होंने काफ़ी गुस्से में कहा, पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को किसी भी गलत आइडियोलॉजी के नाम पर सड़कों, ट्रेनों या बसों में मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता और जो भी ऐसा करेगा उसे ढूंढ कर उसके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट ने गेम के रूल बदल दिए। 11 मार्च ट्यूसडे 2025 जाफर एक्सप्रेस, जिसमें 400 प्लस पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे। ये ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन दादर एरिया बोलान पास पहुंचती है, जो कोयटा से 157 किलोमीटर दूर है, एक डेंजर अटैक होता ट्रेन पर। सबसे पहले अटैकर ने रेलवे ट्रैक को बॉम्ब से उड़ा दिया, जिससे ट्रेन रुक गई। फिर ओपन फायरिंग की ट्रेन पर, जिससे ड्राइवर और कई पैसेंजर की डेथ हुई। एक माँ के सामने 3 बेटों को, जवान बेटों को शहीद कर दिया जाए, उस माँ पे क्या गुजरेगी। सबको ट्रेन से बाहर निकालकर उनकी आईडी कार्ड चेक किए और सबको कॉम वाइज बिठाया। इस अटैक की जिम्मेदारी बैंड टेररिस्ट ग्रुप बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली। ये पहली दफ़ा था जब एक पूरी ट्रेन को हाईजैक किया गया। इससे पहले टेररिस्ट ग्रुप सिर्फ रेलवे ट्रैक्स को उड़ाना या ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट डे 12 मार्च को पाकिस्तान आर्मी ने फुल फ्लेज ऑपरेशन स्टार्ट किया। इस ऑपरेशन में कई होस्टेज को सेफ निकाला गया और 33 मिलिटेंट को मार दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान इंसर्जेंट ग्रुप जैसे BLA और BLF के अटैक 2024 में 119% इंक्रीज हुए और टोटल इंसिडेंट बलूचिस्तान में 171 रिकॉर्ड किए गए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BLA और BLF जैसे ग्रुप एग्जिस्ट क्यों करते हैं और इस वक्त ये इतने एग्रेसिव क्यों हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं। मनी माफ तरा सदरंदा खुशतगे लोग के हूँ भूलाने तरा माफ नबी। 19वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया पर अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की। कलात, जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, ब्रिटिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सिंध और अफगानिस्तान के बीच एक बफर जोन बन सकता था। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ब्रिटिश अपना इन्फ्लुएंस लाना चाहता था। यहाँ ब्रिटिश ने पहली बार 1839 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वार के दौरान बलूचिस्तान में एंटर किया। उनका मकसद अफगानिस्तान पर कब्जा करना था। ब्रिटिश फोर्सेस ने कलात के खान मीरब खान पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने ब्रिटिश ट्रूप्स की हेल्प नहीं की इस वॉर में। इस वजह से 30 नवंबर 1839 को ब्रिटिश ने कलात पर हमला कर दिया। खान मीरब खान को मार दिया और कलात टेम्परेरी ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया। लेकिन अगले ही साल 1814 को ही बलोच ट्राइब्स ने मजबूर कर दिया ब्रिटिश फोर्स को निकलने के लिए और कलात फिर से उनके कंट्रोल पे आ गया। 1841 में नसीर खान II कलात के नए खान बने और ब्रिटिश ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया जिसमें कलात की इंडिपेंडेंसी को एक्सेप्ट किया गया और ब्रिटिश ने अपना इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट किया। ईयर 1876 जब ब्रिटिश का कंट्रोल और बढ़ गया, सर रॉबर्ट सैंडमैन ने कलात के खान मीर खुदाबाद खान के साथ एक ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी के बाद ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस ऑफिशियली स्टेब्लिश हो गया। ब्रिटिश ने कलात को सब्सिडीज और मिलिट्री सपोर्ट दी, लेकिन उसकी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस का कंट्रोल अपने पास रखा। इस तरह कलात नाम का तो इंडिपेंडेंस था, लेकिन ब्रिटिश पर डिपेंड करता था। 1947 जब भारत को 2 न्यू कंट्री पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड किया जा रहा था, तो प्रिंसली स्टेट का क्या फ्यूचर होगा, इस पर एक बड़ा सवाल था। ब्रिटिश की पॉलिसीज के मुताबिक प्रिंसली स्टेट को ये ऑप्शन दिए गए थे, या तो पाकिस्तान का हिस्सा बने या तो वो इंडिया का हिस्सा बने या वो आज़ाद रहे। लेकिन ये डिसीजन ब्रिटिश चाहता था कि वो जल्दी लें। खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने 15 अगस्त 1947 को कलात की इंडिपेंडेंसी का ऐलान किया। उनका कहना था कलात कभी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक आज़ाद प्रिंसली स्टेट था जो एक ट्रीटी के जरिए ब्रिटिश के साथ जुड़ा हुआ था। जिन्ना और खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान के बीच कई मुलाकातें भी हुई, जिसमें जिन्ना ने एडवाइस भी दी कलात को पाकिस्तान में शामिल होने की। 4 अक्टूबर 1947 को कलात की पार्लियामेंट ने ही पाकिस्तान के साथ मर्ज होने के खिलाफ वोट दिया और फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन रखना चाहा। लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटी चाहती थी कलात कंप्लीट तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बने, बट मीर अहमद यार खान ऑफ कलात इस बात पर राजी नहीं थे। मार्च 1948 तक सिचुएशन काफ़ी बिगड़ चुकी थी। पाकिस्तान आर्मी ने 26 मार्च 1948 को कलात के एरिया में एंटर हुए और 27 मार्च को काफ़ी प्रेशर के नीचे खान ऑफ कलात ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर साइन कर दिया और कलात ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। बट कलात का ज़बरदस्ती पाकिस्तान में शामिल होना बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप के लिए एक बड़ी हार थी। इसी वक्त से बलूचिस्तान में रेजिस्टेंस शुरू हो गई।
1948 में पहली बलोच इंसर्जेंसी स्टार्ट की खान ऑफ कलात अहमद यार खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने। उनका मकसद था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ जाना, बलूचिस्तान को आज़ाद करना, अपने कल्चर और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना। प्रिंस अब्दुल करीम और कुछ और बलोच सेपरेटिस्ट लीडर मई 1948 में अफगानिस्तान गए ताकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट और सोवियत यूनियन से मिलिट्री या फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकें, बट उन्हें किसी भी तरह की मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली, बस उन्हें अफगानिस्तान में रुकने की इजाज़त मिल गई। प्रिंस अब्दुल करीम सिर्फ अफगानिस्तान गवर्नमेंट से हेल्प लेने में फेल नहीं हुए, बल्कि उन्हें लोकल बलोच का भी सपोर्ट नहीं मिला। 1950 में प्रिंस अब्दुल करीम और प्रिंस मोहम्मद रहीम को कुछ बलोच लीडर और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से एक वादा किया गया, उनके खिलाफ जो भी केसेस या एक्शन थे उन्हें माफ कर दिया जाएगा अगर वो सरेंडर कर दें। लेकिन जब वो पाकिस्तान आए, उन्हें गिरफ्तार करके हरिपुर जेल में 10 साल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसे लीगल एक्शन कहते हैं, लेकिन बलोच नेशनलिस्ट इसे ट्रस्ट ब्रेकिंग समझते हैं। सेकेंड इंसर्जेंसी 1958 में स्टार्ट हुई। पाकिस्तान आर्मी ने मार्शल लॉ लगाया और कुछ ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जो बलोच सरदारों को पसंद नहीं थी। नवाब नौरोज खान ने इसके अगेंस्ट इंसर्जेंसी स्टार्ट की और अपने साथियों के साथ पहाड़ों से गोरिल्ला वारफेयर स्टार्ट की पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। यह पाकिस्तान के खिलाफ पहली बड़ी आर्म रिबेलियन थी जो बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट थी। पाकिस्तान आर्मी नौरोज खान और उसके 1000+ गोरिल्ला फाइटर के साथ डायरेक्ट मुकाबला करने से बचना चाहती थी, क्योंकि ऐसी जंगें ना सिर्फ मुश्किल होती है बल्कि काफ़ी लंबी चलती हैं। यही रीज़न था अथॉरिटीज़ ने नवाब नौरोज खान से नेगोशिएशन स्टार्ट की और उन्हें यह ऑफर दिया गया अगर वो और उनके साथी हथियार डाल दें तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, और उनकी डिमांड सुनने का वादा किया। नवाब नौरोज खान ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब उन्होंने हथियार डाले उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इस सेक्शन को बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप में बहुत बड़ा धोखा समझा जाता है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। 1959 में नौरोज खान के साथियों को फांसी चढ़ा दी और उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। इस इंसिडेंट ने बलूचिस्तान के रेजिस्टेंस मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। 1962 नवाब खैर बख्श मरी ने नेशनल असेंबली के इलेक्शन जीते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसीज को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उनका कहना था बलूचिस्तान के साथ अनफेयर एटीट्यूड रखा जा रहा है और रिसोर्सेज पर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल 1952 में सुई गैस डिस्कवर हुआ बलूचिस्तान में, बट सिंध और पंजाब में गैस था और बलूचिस्तान में नहीं था। सेकंड, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी अनफेयर था, और यहीं से ही थर्ड इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई। इस वक्त अयूब खान की गवर्नमेंट थी और अयूब खान की गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी जो बलोच आम लोगों के लिए तो बेनिफिट थी, लेकिन सरदारों के लिए नहीं। 1963 टू 1964 के दौरान मरी और बुख्ती ट्राइब ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ गोरिल्ला वारफेयर स्टार्ट की। मार्च 1969 में अयूब खान ने रिजाइन दिया और जनरल याया खान ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। याया खान ने 1 यूनिट सिस्टम खत्म किया और प्रोविंस को ऑटोनॉमी देने का प्लान अनाउंस किया। बलोच लीडर्स को रिलीज किया गया और पॉलिटिकल डिस्कशन वापस शुरू हो गई। 1969 के इस पॉलिटिकल चेंज ने काफ़ी हद तक पीस लेकर आया, टेम्परेरी पीस, बट रियल सोल्यूशन नहीं। 1973 फोर्थ इंसर्जेंसी की स्टार्टिंग। प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। यह गवर्नमेंट नेशनल अवामी पार्टी की थी, जो उस वक्त एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी थी। भुट्टो गवर्नमेंट का कहना था कि नेशनल अवामी पार्टी के लीडर फौरन सपोर्ट ले रहे हैं ताकि बलूचिस्तान को अलग किया जा सके, लेकिन इसका क्लियर प्रूफ उस वक्त प्रोवाइड नहीं किया गया था। लेकिन काफ़ी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अफगानिस्तान ने कुछ बलोच नेशनलिस्ट को सपोर्ट किया था। इस फैसले ने बलोच नेशनलिस्ट लीडर और सरदारों में गुस्से की एक नई लहर पैदा की, क्योंकि उनका कहना था यह फैसला बलूचिस्तान के डेमोक्रेटिक राइट के अगेंस्ट है। उनके मुताबिक जब भी कोई इलेक्टेड बलोच लीडर आता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म कर देती है, और 1973 की डिसमिस भी इसी कंटिन्यूएशन का एक हिस्सा समझा गया। 1975 में भुट्टो गवर्नमेंट ने हैदराबाद कॉन्स्पिरेसी केस फाइल किया, जिसमें नेशनल अवामी पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर को बगावत के चार्जेस पर अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट होने वाले लीडर्स में अताउल्ला मेंगल, खैर बख्श मरी और गोश बख्श बेजंजो भी थे। गवर्नमेंट का कहना था ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करें और एक इंडिपेंडेंट बलोच स्टेट बनाना चाहते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट और भी इंटेंस हो गया। पहले एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, बट ये आस्ता आस्ता एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बन गया। कई बलोच सरदारों ने गोरिल्ला वारफेयर स्टार्ट की, जिस पर पाकिस्तान मिलिट्री ने फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिए। इस इंसर्जेंसी में एग्जैक्ट नंबर का तो पता लगाना मुश्किल था, लेकिन एस्टीमेट के मुताबिक 50,000 से 55,000 बलोच फाइटर ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जंग लड़ी। इन फाइटर में मोस्टली मरी, मेंगल और बुख्ती ट्राइब से बिलोंग करते थे। इसे कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने 80,000 तक ट्रूप्स डिप्लॉय किए बलूचिस्तान में, जिसमें ईरान ने भी पाकिस्तान की हेल्प की, कोबरा हेलीकॉप्टर दिए बलोच फाइटर को पहाड़ों में काउंटर करने के लिए। इस वॉर में पाकिस्तान मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लगभग 3,000 से 5,000 ट्रूप्स मारे गए और बलोच फाइटर तकरीबन 5,000 से 6,000 मारे गए। यह इंसर्जेंसी 1977 में भुट्टो की गवर्नमेंट गिरने और जनरल जियाउल हक के पावर में आने के बाद आस्ता आस्ता खत्म हुआ, जब न्यू नेगोशिएशन शुरू किए गए और बलोच लीडर्स को रिहा किया गया। 2005
डॉक्टर शादिया खालिद केस इस पूरी इंसर्जेंसी का एक टर्निंग पॉइंट था। 2005 डॉक्टर शादिया खालिद जो सुई गैस प्लांट बलूचिस्तान में एक डॉक्टर थी, उनका रेप केस सामने आया। ये एलिगेशन लगे कि पाकिस्तान आर्मी के एक ऑफिसर कैप्टन हमाद इसमें इन्वॉल्व थे, मगर गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्ट किया। जब डॉक्टर शादिया ने इंसाफ मांगा तो उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इस केस ने बलूचिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्टेंट गुस्से को और बढ़ा दिया। नवाब बुख्ती ने इस केस को बलोच हुकूक का मसला बनाया और मुशर्रफ की गवर्नमेंट को अक्यूज़ किया कि वो बलोच लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। इस दौरान मुशर्रफ का एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी सामने आया, जो औरतें रेप होती हैं वो फ़ौरन असाइलम लेने के लिए कहानियाँ बनाती हैं। ये बात और भी ज़्यादा एंगर और क्रिटिसिज्म का रीज़न बनी और बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप ने इसे अपनी स्ट्रगल का हिस्सा बना दिया। डॉक्टर शादिया के केस के बाद नवाब अख्तर बुख्ती और फेडरल गवर्नमेंट के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट इंटेंस हो गए। बुख्ती का कहना था कि इस्लामाबाद बलोच लोगों को इग्नोर कर रहा है और बलोच लोगों की इज्जत और हकूक़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अगस्त 2006 में पाकिस्तान आर्मी ने बुख्ती के हाइडआउट पर एक मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसमें वो हलाक हो गए। बुख्ती की डेथ के बाद बलोच इंसर्जेंसी और एग्रेसिव हो गई और आज तक चल रही है। लेकिन सिर्फ पुरानी शिकायतें आज की इंसर्जेंसी की इंटेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं करती। एक और बड़ा रीज़न है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। बलूचिस्तान के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस, कोल और मिनरल जैसे कीमती रिसोर्सेज हैं यहाँ। फिर भी यह प्रोविंस पाकिस्तान का सबसे अंडर डेवलप प्रोविंस है। सैंडैक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट। सैंडैक का मतलब बलोची ज़बान में ब्लैक माउड है। 1970s में पहली बार यहाँ गोल्ड और कॉपर के रिजर्व डिस्कवर किए गए थे। सैंडैक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट को 1995 तक पाकिस्तान की स्टेट ओन कंपनी सैंडैक मेटल लिमिटेड ने डेवलप किया, लेकिन फाइनेंशियल और टेक्निकल इशू की वजह से यह प्रोजेक्ट ऑपरेशनल नहीं हो सका। 1995 की एंड में पाकिस्तान ने चाइना मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन MCC के साथ 315 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें 50% प्रॉफिट MCC को मिलना था, 48% पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट को और सिर्फ 2% बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। बाद में पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा 53% और बलूचिस्तान की प्रोविंस गवर्नमेंट का 6.5% तक बढ़ाया गया। लेकिन रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपेरेंसी पर अब भी सवाल उठता है। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है इस डेवलपमेंट के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई। 8 जनवरी 2022 MCC जनरल मैनेजर शी पिंग ने सैंडैक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की। उनका कहना है पिछले 19 साल के दौरान माइनिंग से लगातार प्रॉफिट कमाया गया और पाकिस्तान और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को 460 मिलियन से ज़्यादा टैक्सेस फी और प्रॉफिट दिए। 19,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की, 11 बिलियन की लोकल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट दी, हज़ारों लोकल्स फैमिली की लाइवलीहुड में मदद की। उनका ये भी कहना था कंपनी हर साल $1 लाख खर्च करती है ताकि 3,000 विलेजर्स, फ्रंट कॉर्प्स, आर्म फोर्सेस और पुलिस को सेफ और सैनिटरी वाटर प्रोवाइड किया जा सके। 2005 से ही कंपनी 8 लाख इन्वेस्ट कर चुकी है ताकि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन फैसिलिटी इंस्टॉल की जा सके और 6 करीबी गाँव को इलेक्ट्रिसिटी दी जा सके। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। 6 जनवरी 2023 द चाइना प्रोजेक्ट के इस आर्टिकल को देखो। काजिम बलोच जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि सैंडैक एरिया आज भी एक पुराने गांव जैसा लगता है। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें, साफ पानी की कमी और एक्सट्रीम गरीबी यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। एक ऑफिशियल जो वहाँ काम करता है अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर द चाइना प्रोजेक्ट से बात की। उन्होंने कहा इस माइन ने 2000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट किए और लोकल लोगों के लिए एक हॉस्पिटल भी बनाया है। अकबर नोटेजी जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा जो जॉब्स लोकल लोगों के लिए बनी है वो सिर्फ छोटी मोटी हैं और पूरे एरिया की हालत अब भी अफसोसनाक है। 2 डिकेड से गोल्ड और कॉपर निकालने के बावजूद अब तक एक ढंग की पक्की रोड तक नहीं बनी। कंपनी की साइड तक तो सड़कें हैं, लेकिन कई गांव आज भी सड़कों से महरूम हैं। जान मोहम्मद बलोच जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनका कहना है कि बलूचिस्तान सिर्फ 6% पर गुजारा कर रहा है, जो कि नाइंसाफ़ी है। सेपरेटिस्ट ग्रुप भी इसी वजह से बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस और चाइनीज इन्वेस्टमेंट खत्म करने की डिमांड करते हैं। 2021 80 साल की घरेलू वुमेन मासी ज़ैनब बलोच जो लोकल सियासी लीडर मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच से मदद मांगती है ताकि ग्वादर के शहरियों के हकूक़ के लिए प्रोटेस्ट शुरू किया जा सके। सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर मासी ज़ैनब बलोच हज़ारों औरतों के साथ शहर की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही थी और मौलाना हिदायतुर रहमान ने 15 नवंबर को प्रोटेस्ट ज्वाइन किया। इस प्रोटेस्ट पर ग्लोबल मीडिया की भी अटेंशन थी क्योंकि ग्वादर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव PRI का सेंट्रल पॉइंट है, जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर कहलाता है। इस छोटे से 90,000 आबादी वाले शहर में चाइना ने एक डीप सी पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट और हाईवे बनाया है। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ग्वादर को फ्यूचर का दुबई या सिंगापुर बनाने का वादा किया है। प्रोटेस्टर्स की 2 बड़ी डिमांडें थीं।
ग्वादर एक मछली मारने वाली कम्युनिटी है जहां 65% पॉपुलेशन मछली पकड़कर गुजारा करती है, लेकिन बड़े डीप सी फिशिंग वेसल जिसमें कुछ चाइनीज़ कंपनी की भी हैं इतनी मछलियां पकड़ रही हैं कि लोकल मछुआरों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये बड़े बोट्स लंबे जाल इस्तेमाल करते हैं जो छोटे मछलियाँ और उनके अंडे भी पकड़ लेते हैं, जिससे लोकल इंडस्ट्री तबाह हो रही है। इसी साल जुलाई में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 5 चाइनीज फिशिंग वेसल्स को रोका जो इलीगल फिशिंग कर रही थी। यही रीजन था अब लोग और गुस्से में थे और डिमांड कर रहे थे 22 किलोमीटर तक का एरिया में डीप सी फिशिंग कंप्लीट बैंड होनी चाहिए। सेकंड, चाइनीज वर्कर पर बलोचिस्तान इंसर्जेंट्स ग्रुप ने कई बार हमला किया है। उनका ये मानना है चाइना उनके रिसोर्सेज का फायदा उठा रहा है, इसी वजह से ग्वादर को बहुत ज़्यादा मिलिटराइज कर दिया है। लोकल लोगों को हर दिन कई चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है और अपनी आइडेंटिटी साबित करनी पड़ती है और कई बार उनको रोक दिया जाता है। ग्वादर के लोगों का कहना है ये रोजाना की बेइज्जती बंद होनी चाहिए और सिक्योरिटी चेक पोस्ट हटाया जाए। यह तो हो गया बेसिक राइट की डिमांड, बट क्या ग्वादर की डेवलपमेंट से वहाँ के लोकल लोगों की डेवलपमेंट हुई है? तो आंसर है नहीं। ऑथोरिटीज़ का कहना है सीपीसी एक गेम चेंजर होगा, लेकिन ग्वादर में इसका कोई खास असर नज़र नहीं आ रहा। सिटी अभी तक नेशनल ग्रिड से कनेक्ट नहीं है, बिजली या तो ईरान से आती है या सोलर पैनल से, साफ पानी की अभी भी कमी है। 76 ईयर ओल्ड ग्वादर के रेजिडेंट खुदा बख्श हाशमी कहते हैं, पहले कोई नहीं पूछता था हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नाम है। हम रात भर पहाड़ों और गाँवों में मज़े करते थे। अब लोगों से हर जगह उनका आईडी पूछा जाता है, लेकिन जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं वो पहले अपनी आइडेंटिटी बताएं वो कौन है। हाशिम भी चाहते हैं सीपीसी सक्सेसफुल हो ताकि लोकल लोगों को जॉब्स और बेहतर ज़िंदगी मिले। अगर किसी के पास खाना होगा तो वो कैसे गलत रास्ते पे चलेगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर से 2000 से ज़्यादा लोकल जॉब्स क्रिएट हुई हैं, लेकिन लोकल का मतलब क्या है, बलूचिस्तान रेजिडेंट या दूसरे पाकिस्तान सिटीजन। ऑथोरिटीज़ ने इससे रिलेटेड कोई डिटेल शेयर नहीं की। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चाइना के प्रीमियर ली शांग ने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक वर्चुअल सेरेमनी होस्ट की। पहली फ्लाइट ऑपरेट हुई, लेकिन मीडिया और पब्लिक को अलाउ नहीं किया गया सिक्योरिटी इशू की वजह से। अब्दुल गफूर हूत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का कहना है ग्वादर के किसी भी रेजिडेंट को एयरपोर्ट पे जॉब नहीं मिली, इवन एज अ वॉचमैन भी नहीं। एयरपोर्ट तो छोड़ो, सीपीईसी के अंडर पोर्ट पे भी कितने बलोच लोगों को नौकरियां मिली हैं। दिसंबर में अब्दुल गफूर हूत ने ग्वादर की पुअर लिविंग कंडीशन के खिलाफ 47 दिन तक प्रोटेस्ट किया। अथॉरिटीज़ ने प्रॉमिस भी किया पानी और बिजली की एक्सेसिबिलिटी बेटर होगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं बदला। इसी तरह बलूचिस्तान में बाकी भी जितने प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं उससे लोकल लोगों की ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं आते। 25 मई 2022 बलूचिस्तानियत के इस रिसर्च पेपर के मुताबिक बलूचिस्तान में 90% से ज़्यादा विलेज ऐसे हैं जहाँ या तो स्कूल है ही नहीं और जहाँ स्कूल है वहाँ टीचर ही नहीं है। सारा बलोच जिसने 7 साल पहले एजुकेशन में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की, फिर भी वो बलूचिस्तान के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का हिस्सा है। एजुकेट होने के बाद भी बलूचिस्तान में गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है। वो कहती है इसलिए मैं सिलाई और कढ़ाई वाले कपड़े बेचती हूँ ताकि एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूँ, सिर्फ अपने पेरेंट्स पर डिपेंड ना रहूँ। मेरी डिग्री एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है जो सालों से दराज में पड़ा है, और ये सिर्फ अकेली सारा की प्रॉब्लम नहीं है। 2021 में बलूचिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से 25,000 स्टूडेंट ने ग्रेजुएट किया, बट सिर्फ 2000 को जॉब्स मिली। पाकिस्तान लेबर सर्वे 2014 के मुताबिक दूसरे प्रोविंस के कंपैरिजन बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और आज तक ये सिचुएशन बेटर नहीं हुई। बलूचिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक PID के मुताबिक पाकिस्तान में हर 100 में से 39 लोग गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ ये नंबर और भी ज़्यादा है। हर 100 में से 70 लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है, मतलब अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। यही रीज़न है बलूचिस्तान के लोग ये मानते हैं उनके एरिया के रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं, बट उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बाद थर्ड बड़ा रीज़न है मिलिट्री ऑपरेशन एंड ह्यूमन राइट वायोलेशन। BBC उर्दू की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक ईदी फाउंडेशन ने पिछले 26 महीनों में 131 लाशें कोयटा के पास ताशकत के कब्रिस्तान में दफनाई। ये सब म्यूटिलेटेड और डीकम्पोज थी, मतलब उनका हाल इतना बुरा था कि कोई पहचान भी ना सके। ईदी फाउंडेशन के वर्कर ने कहा हम पूरी कोशिश करते हैं किसी तरह बॉडी को आइडेंटिफाई किया जा सके। वो पिक्चर फेसबुक पर अपलोड करते हैं, अगर किसी का अपना खो गया तो उसे पहचान सके, लेकिन सिर्फ 5 to 8% बॉडी को आइडेंटिफाई किया जाता है, बाकी की बॉडीज़ को ऐसे ही दफनाया जाता है। कोयटा की पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा कहती है ये बॉडीज ज़्यादातर नौजवान की होती है, कई बार इनके चेहरों पर एसिड डाला जाता है ताकि उन्हें कभी पहचाना ही ना जा सके।
नामालूम में ज़्यादातर जवान होते हैं, ज़्यादातर बाज़ औक़ात केमिकल भी डालते हैं, तेज़ाब भी डालते हैं या कोई चूना वगैरह डालते हैं कि वो आइडेंटिफिकेशन मिटाने के लिए, शिनाख्त मिटाने के लिए। जब बलूचिस्तान के एक्स होम मिनिस्टर जिया लंगोय से 2019 में बीबीसी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर काफ़ी कंफ्यूजिंग था। पर रियल क्वेश्चन ये है, कौन है जो इन लोगों को मारकर उनकी पहचान मिटाने की कोशिश करता है। हर रिपोर्ट ये दिखाती है कि ये मिलिट्री की किल एंड डंप पॉलिसी का नतीजा है। और पूरा सिस्टम इस बात को छुपाने में लगा रहता है। ना एफआईआर होती है, ना इन्वेस्टिगेशन होती है और ना ही किसी को जवाब देना पड़ता है। अर्ली 2000 से ही बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों से इसी तरह लाशें मिलती रही हैं। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना उनका डीएनए टेस्ट होता है और ना ही उनके घर वालों को बताया जाता है। बस एक अननोन लाश की तरह दफनाया जाता है। वॉइस ऑफ बलूचिस्तान मिसिंग पर्सन VBMP के मुताबिक बलूचिस्तान में 7000 से ज़्यादा लोग लापता हैं, लेकिन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेबिलिटी के कहना है सिर्फ 454 केसेस एक्टिव हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस इशू को ज़्यादा बड़ा मसला नहीं समझती। 2023 में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल खाकर ने BBC को इंटरव्यू दिया और कहा UN के मुताबिक बलूचिस्तान में सिर्फ 50 इन्फॉर्म डिसेबिलिटी के केस हैं। अनवरुल खाकर को मिलिट्री के करीब समझा जाता है और वो ये पहले भी कह चुके कि ये नंबर एग्जैजरेटेड है, मतलब बड़ा चढ़ा कर दिखाए जाते हैं, जबकि उनकी UN की रिपोर्ट वाली बात फेक थी। जून 2022 कराची में बलूचिस्तान वुमन पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी मिसिंग पर्सन्स के लिए। प्रोटेस्ट के दौरान उन पर तशद्दुद किया गया, औरतों को ज़मीन पर घसीटा गया, मारपीट की गई और गिरफ्तार भी किया गया। बट इस बारे में पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में बिल्कुल भी कवरेज नहीं हुई। समीदीन बलोच, जो बलोच मिसिंग पर्सन की जनरल सेक्रेटरी है, उन्हें भी कराची में प्रोटेस्ट के दौरान काफ़ी ब्रूटलिटी का सामना करना पड़ा। द गार्डियन के आर्टिकल में उन्होंने बताया, मैंने 13 साल इस स्ट्रगल में गुजारे ताकि सच का पता चल सके, लेकिन जितनी हरेसमेंट, मार पिटाई और वर्बल अब्यूज़ का सामना मुझे कराची के पीसफुल प्रोटेस्ट में करना पड़ा, उतना पहले कभी नहीं हुआ। सालों से बलोच वुमेंस की स्ट्रगल को मेन स्ट्रीम मीडिया में इग्नोर किया गया। पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंस को पता ही नहीं होता बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटी का। कलसूम बलोच, जो एक बलोच वुमेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, वो कहती हैं पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह बलोच औरतों के प्रोटेस्ट को छुपाता है, ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट का हिस्सा है। उनकी मांगें और उनके स्ट्रगल को मीडिया में नहीं दिखाया जाता। यह एक स्ट्रेटेजिक तरीका है उनकी सालों की जदोजहद को साइडलाइन करने का।